हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया जा रहा है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आजकल ये एक बहुत ही मुश्किल बीमारी बनती जा रही है और एक तरीके से इसने ऑलमोस्ट सभी लोगों को अफेक्ट किया है। एक तरीके से एक फाइनेंशियल बर्डन के रूप में है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और जो मेडिसिन आती हैं वो कॉस्टली आती हैं। तो बेहतर है कि अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो हम उससे बचाव करके अपने फाइनेंशियल लॉसेस को बचा सकते हैं और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। सो फंगल इन्फेक्शन एक तरीके से स्किन में फंगस का इन्फेक्शन होता है। ये दो तरीके से हो सकता है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में और डीप स्किन या ऑर्गन्स में। मोस्टली जो हम लोग अफेक्टेड होते हैं वो सुपरफिशियल स्किन में अफेक्टेड होता है और वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है। इंडिया में मोस्टली आफ्टर मॉनसून्स इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि तब पसीना बहुत ज़्यादा आता है और फंगस बहुत ज़्यादा थ्राइव करती है पसीने के कारण, ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण। सेकेंडली, ओवर क्राउडिंग की वजह से जब हम घर में साथ साथ रहते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो इन्फेक्शन बढ़ता है। या फिर हम लोग प्रॉपर हाइजीन नहीं लेते हैं, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, प्रॉपर सैनिटरी हाइजीन्स ये सब यूज नहीं करते हैं। मोस्टली हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है और ड्यूरिंग दैट ट्रैवल आपके क्लोथिंग्स और पसीना ये सब इस चीज को थ्राइव करता है, फंगल इन्फेक्शन को आता है। सेकेंडली, हम लोग जो क्लोथिंग्स यूज करते हैं जैसे टाइट जीन्स, लेगिंग्स, टाइट वेस्ट लाइन क्लोथिंग्स, ये सब भी उस जगह पे ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं और फंगस को थ्राइव करने का मौका देते हैं। सेम वे, अगर हम एक जगह पे रह रहे हैं, हम कॉमन चीज यूज कर रहे हैं, हम अपने बेड लिनेंस यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या हम कॉम्स शेयर कर रहे हैं, या हम सोप शेयर कर रहे हैं, इवन थ्रू बार्बर्स नाइफ भी जो है फंगल इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है। इसके अलावा हमारे अदर प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि हम टाइट शूज यूज करते हैं। हमारे बारिश के दिनों में अगर हमारे कपड़े सूखे नहीं हैं तो भी हम हल्का नम कपड़ा पहन लेते हैं। बार बार हम किचन में जाते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं बार बार। हैंड वॉशिंग इज अ गुड थिंग, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉशिंग, पानी में बार बार हाथ जाना, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। इसके अलावा हम अपने आप से मेडिसिन ले लेते हैं, अपने आप से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, या हमें कोई सजेस्ट करता है तो हम वो मेडिसिन ले लेते हैं, या हम स्टेरॉइड क्रीम्स लगाते रहते हैं, या फिर हमने डॉक्टर को दिखाया है और हम उसको प्रॉपर इलाज नहीं ले रहे हैं और अपने हिसाब से उसको बंद कर देते हैं, फिर चालू कर देते हैं। सो दीज ऑल प्रैक्टिसेस ऑल्सो इंक्रीजेज द फ्लेयर अप ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। फंगस जो होती है वो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। मोस्टली उस हिस्से को अफेक्ट करती है जहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा होती है, जहाँ पे हवा कम आती है, या अपोजिंग सरफेसेस होती है। जैसे कि बच्चों में मोस्टली स्कैल्प को अफेक्ट करती है, छोटे बाल होते हैं तो स्किन और सीबम, जब छोटे बच्चों में जहाँ पे कि सीबम नहीं होता प्रोटेक्ट, जो कि फंगी स्टैटिक होता है, सीबम प्रोटेक्ट करता है, और वो नहीं होता तो उनमें क्योंकि क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं होती है तो वहां पे इन्फेक्शन स्कैल्प का हो सकता है। या फिर बियर्ड क्लीनिंग नहीं हो रही है, लॉन्ग शेव्स है एंड अगेन पसीना आ रहा है और हम शेयरिंग कर रहे हैं, बार्बर के यहाँ जा रहे हैं, सो उससे बियर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। फेस पे, क्योंकि हमें जैसे ही कुछ पता पड़ता है, हमारे पास जो क्रीम अवेलेबल होती है हम उसको लगा लेते हैं और इस तरीके से फेस पे इन्फेक्शन मेंटेन रह जाता है, वो चेंज होता रहता है लेकिन प्रॉपरली ठीक नहीं होता। बॉडी के किसी भी एरिया में वो इन्फेक्शन हो सकता है। हाथों में बार बार पानी में हाथ देने से, बार बार मॉइस्चराइज ना करने से, हाथ ड्राई ना करने से हो जाता है। नेल्स में इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। सोल्स में अगर पानी में पैर ज्यादा रहते हैं, या हम कंटिन्यू जूते पहने रहते हैं, या हम अपने शूज एंड सॉक्स चेंज नहीं करते हैं तो उससे भी हो सकता है। एंड ग्रोइंस आर द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया क्योंकि वहां पे टाइट क्लोथिंग्स होती हैं,
एयरेशन बहुत कम होता है, एंड अपोजिंग सरफेसेस होती हैं. सो ऑल दीज थिंग्स इंक्रीजेज देयर टू एंड गिव द एनवायरनमेंट टू थ्राइव द फंगस. सो ये मोस्टली जब हमारे शरीर पे आता है तो ये एक लाल राउंड पैच की तरह आता है. यूजुअली मैसर लाल रंग का होता है, लेकिन कभी कभी जब ये लंबे समय तक रह जाता है तो डार्क ब्राउन कलर भी हो जाता है. इसमें स्केलिंग होती है, आसपास में बहुत ज़्यादा सफ़ेदी निकलती है. कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा उसको स्क्रैच करते हैं या कंडीशन वर्स हो गई है तो उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से पानी निकलने लगता है, दर्द होने लगता है या जलन होने लगती है. अलग अलग जगह पर इसका अपीयरेंस अलग अलग तरीके से होता है. सो बेसिकली दिस इज द डॉक्टर्स वर्क कि उसको सही तरीके से डायग्नोज करना और उसको प्रॉपर्ली आपको बताना कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है. सिम्टम्स कई बार ये एसिम्टोमेटिक होता है तो आपको पता भी नहीं पड़ता, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है. अगर इन्फेक्शन साथ में है तो पेन भी हो सकता है. सो व्हाट यू शुड डू, आपको कोई भी स्किन कंडीशन है, इचिंग है या नहीं है, यू शुड कॉन्टैक्ट टू अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. जब तक उसका प्रॉपरली एग्जामिनेशन नहीं होता, डोंट अप्लाई एनी मेडिकेशन, डोंट अप्लाई एनी ओवर द काउंटर मेडिकेशन, डोंट अप्लाई एनी स्टेरॉइड, क्योंकि यही गलती हम सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बीमारी है वो फ्लेयर अप होती जाती है, दब जाती है, फिर थोड़े दिन बाद वापस हो जाती है, फिर दब जाती है, फिर हो जाती है, और अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंट हो जाती है. जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप अपना पुराना मेडिकेशंस का रिकॉर्ड लेके जाएं, आपने कितनी बार ट्रीटमेंट लिया है उसके बारे में बताएं, अपनी डिजीज़ के बारे में बताएं. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने पहले ही इसका कोई ट्रीटमेंट लिया हुआ है तो डॉक्टर को ये देखना रहता है कि उस ट्रीटमेंट के लिए उस पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए. अगर वो मेडिसिन बहुत लंबे समय तक खाई है तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है, क्या उसके लिए कोई टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है. तो आप अपना कोई भी रिकॉर्ड जो है उसको छुपाएं नहीं है, ये ना छुपाएं कि मैंने कुछ दिन लिया था और फिर बंद कर दिया, फिर लिया था फिर बंद कर दिया. आपको अपनी प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्टर को बतानी होती है. अगर डॉक्टर किसी टेस्ट के लिए सजेस्ट करता है तो वो टेस्ट भी आपको करवाना चाहिए. इसके अलावा, ये सब चीज़ों के अलावा, अगर आपको कोई अदर मेडिकल हिस्ट्री है, लाइक अगर आपको लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की कोई तकलीफ है, आपको ब्लड में कुछ कमी है, या एनीथिंग फॉर विच यू आर टेकिंग मेडिसिन, यू शुड टेल टू योर डॉक्टर. आपको उसके लिए आपके डॉक्टर को बताना चाहिए. तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपको प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे, उसके बाद जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मेडिसिन देंगे. अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको क्रीम, ओरल मेडिकेशंस और एक डस्टिंग पाउडर और सोप, चारों चीज़ों की ज़रूरत हो सकता है आपका इन्फेक्शन छोटा हो, कम हो, एंड इट वुड रेस्पॉन्ड टू क्रीम्स ओनली, तो आपको केवल क्रीम्स देंगे. हो सकता है कि आपके सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपको कुछ दिनों तक एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत है, तो साथ में आपको एंटीबायोटिक देंगे. सो आपको क्या करना है कि आपको जब तक डॉक्टर जिस तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उतने दिन तक वो मेडिसिन लेनी है. अपने हिसाब से मेडिसिन बंद नहीं करनी होती, अपने हिसाब से मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी होती. जब आप क्रीम लगाते हैं, आपको एटलीस्ट जिस एरिया में इन्फेक्टेड है उसमें 2 सेंटीमीटर मार्जिन पर के ओवर द मार्जिन्स उसको अप्लाई करना चाहिए. उसका रीज़न ये है क्योंकि फंगस की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मार्जिन्स पे होती है. तो टू स्टॉप द स्प्रेड को रोकने के लिए हमें उस मार्जिन्स के बियॉन्ड भी उस क्रीम को अप्लाई करना चाहिए. एंड मेडिसिन सारी प्रॉपर लेनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने एक मेडिसिन, क्रीम नहीं लगाई, केवल ओरल मेडिसिन खा ली, या हमने केवल ओरल खा लिया, क्रीम ही अप्लाई करा, ओरल नहीं खाई, तो हमें ऐसा नहीं. तो इस तरीके से आपको अपना मेडिसिन बीच में नहीं छोड़ना, आपको पूरा मेडिसिन लेना है. एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आप अपनी मेडिसिन कभी भी अपने किसी भी फ्रेंड या घर वाले के साथ शेयर ना करें. आप उसका अच्छा चाहने के लिए अपनी जो मेडिसिन है उसको देते हैं, बट हो सकता है कि उसको उन सब मेडिसिन की ज़रूरत ही ना हो, या हो सकता है कि उसको आपसे ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत हो. तो दोनों ही कंडीशंस में उसका फाइनेंशियल लॉस है, क्योंकि अगर आप उसे ज़्यादा मेडिसिन देते हैं तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप उसे कम मेडिसिन देते हैं तो उन मेडिसिन से वो ठीक ही नहीं होने वाला, तो उसे वापस मेडिसिन का कोर्स स्टार्ट करना
करना पड़ेगा। सो प्लीज नेवर शेयर योर मेडिसिन अंटिल दैट फ्रेंड ऑफ योर और योर रिलेटिव हैज नॉट गेट एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। सो अब आपको क्या क्या करना चाहिए। दवाई तो आपने ले ली, आपने ट्रीटमेंट भी कर लिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बीमारी और ज्यादा ना फैले और जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आए। तो सबसे पहली चीज, आपको एटलीस्ट दिन में 2 बार ठंडे पानी से बाथ लेना चाहिए। द पर्पज ऑफ टेकिंग बाथ इज कि आपका पसीना पहुंचा जाए और जो फंगस है वो भी निकल जाए। दूसरा, बार बार पसीना आए तो उसे पहुंचते रहें। पहली चीज, पसीने से बचाव करें। अगर पसीने से बचाव नहीं कर पा रहे हैं, आपको धूप में निकलना पड़ रहा है, गर्मी में निकलना पड़ रहा है, तो एक कॉटन का कपड़ा अपने साथ रखिए और पसीने को बार बार पहुंचते रहिए। हमेशा लूज कॉटन क्लोथ्स पहनिए। अवॉइड जीन्स, लेगिंग्स, जेगिंग्स एंड ऑल। यूज कॉटन अंडरगारमेंट्स सो दैट आपका पसीना जो है वो एब्जॉर्ब होता रहे और एक जगह पर ना ठहरे। अपने क्लोथ्स को डेली वॉश करिए। एवरी टाइम वेन एवर यू टेक अ बाथ, आपको अपने कपड़े धोने हैं और दूसरे कपड़े पहनने हैं। उन कपड़ों को डायरेक्ट सनलाइट में सुखाइए। इन केस कपड़े हल्के गीले रह जाते हैं या आप उसको सूखे नहीं हैं, तो एटलीस्ट उनको आप प्रेस करिए। इवन अपने अंडरगारमेंट्स को भी प्रेस करिए और फिर यूज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके टॉवल्स डेली वॉश होने चाहिए। आपके कपड़े दूसरों के कपड़ों के साथ वॉश नहीं होने चाहिए। अपनी थिंग्स को अपने अलग रखिए, अपने कपड़े अलग रखिए। डू नॉट शेयर इट विद अदर्स। आपका कॉम्ब अलग होना चाहिए। आपका जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं दैट इज पर्सनल, दैट शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर्स। आप उस जगह को बार बार स्क्रैच नहीं करिए, क्योंकि जब आप स्क्रैच करते हैं आप एक जगह से उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने नेल्स को भी छोटे रखने हैं ताकि जो फंगस है जो आपके नेल्स में फंस जाती है और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, उस ट्रांसफर को हम रोक सकें। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, अगर पैरों में इन्फेक्शन है, आपको अपने शूज एटलीस्ट वंस अ ईयर चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि जिनको होता है उनको बार बार होता है। दूसरी चीज, उन शूज को ड्राई रखिए। उनमें सूखा कागज या पाउडर डाल के रखिए, डस्टिंग पाउडर, सो दैट वो बहुत ज्यादा ग्लो ना करे। बहुत देर तक अगर आपको पैरों में इन्फेक्शन है, ट्राई टू अवॉइड वियरिंग शूज फॉर सम डेज। आप ओपन फुटवियर्स पहनिए। नंगे पैर इधर उधर मत चलिए, क्योंकि नंगे पैर चलने से भी इन्फेक्शन एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है। बहुत ज्यादा पानी में हाथ ना डालिए, बहुत ज्यादा पानी में पैर ना डालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डालना पड़ेगा, तो अगर आपको यूज करना पड़ रहा है, बार बार काम करना पड़ रहा है, तो प्रोटेक्टिव गियर्स यूज करिए। फटाफट अपने हाथों को ड्राई करिए, एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए। अगर घर में एक भी जना ऐसा है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो उसको भी ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अगर सबका ट्रीटमेंट हो गया लेकिन एक सोर्स रह गया तो उससे इन्फेक्शन वापस पूरी फैमिली में सबको फैल सकता है। सो वंस आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है, यू कैन स्टॉप योर मेडिकेशन, तो भी आपको 2 चीजें हो सकती है। पहला, उस जगह पे हल्का कालापन रह सकता है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो हाइपर पिगमेंटेशन है, जो कालापन है, धीरे धीरे अपने आप 3 से 6 महीने में चला जाता है। दूसरी चीज, आप एक बार ठीक हो चुके हैं लेकिन आपके रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको पसीने से बचाव करना है। और ये एक फंगस उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमारी दीवारों पे काई जम जाती है। हर बार बारिश आती है और जो जगह प्रोन होती है पानी ठहरने के, उस जगह पे हर बार फंगस लग जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप पसीने को ना ठहरने दें और अपने पसीने को बार बार पोंछते रहें, कॉटन क्लोथिंग यूज करते रहें, और जैसे इमीडिएटली अगर आपको लगता है जरा सा भी प्रॉब्लम है, इमीडिएट एक्शन लें। Thank you. Hope this will help you a lot. Thank you. Thank you for watching.